मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपको निर्वाचन आयोग के संबंध में बताऊंगा। देखिए, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। ये है इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग। ये है निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग, ये आज का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। देखिए, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन कमीशन है क्या। होम इज़ कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई भाई, क्या इसका ज़रूरी था, इस बात को आप समझिए। तो मैं आपसे ये बात करूं कि वर्तमान समय में जो हम लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, किस व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत रह रहे हैं। कौन व्यवस्था के अंतर्गत? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है भाई? डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं? निवास करते हैं। यानी हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, प्रशासनिक व्यवस्था है, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, प्रशासनिक व्यवस्था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो किस पर आधारित है? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये किस पर आधारित है? तो कहता है बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये किस पर आधारित है? डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ये क्या है? आधारित है। यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है। ये कोई राजतंत्र नहीं है, मोनार्की नहीं है, न ही एनार्की है। ये नाइदर मोनार्की नॉर एनार्की। ये यहाँ पर अपने यहाँ जो हम लोग अभी देखते हैं एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं, वर्तमान समय में जो देखते हैं, वर्तमान समय में इसमें क्या है? तो कहता है नाइदर मोनार्की नॉर एनार्की। ये क्या कहता है? नॉर एनार्की। न तो मोनार्की है और न तो एनार्की है, न तो राजतंत्र है न अराजक तंत्र है। कौन तंत्र है साहब? तो तंत्र है डेमोक्रेसी। तो हम लोग जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये क्या चल रही है? सारी व्यवस्थाएं चल रही है। तो जैसे ही डेमोक्रेसी की बात आती है तो इसमें क्या चीज़ पर जोर दिया जाता है? ह्यूमन फेस वैल्यू पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, किस पर जोर दिया जाता है? ये ह्यूमन फेस वैल्यू, इस पर किस पर जोर दिया जाता है? ह्यूमन फेस वैल्यू पर ये क्या दिया जाता है? ये जोर दिया जाता है। यानी मैक्सिमम फोकस ऑन ह्यूमन फेस वैल्यू। ये है मैक्सिमम फोकस ऑन ह्यूमन फेस वैल्यू। ये किस पर दिया जाता है? मानव पर ये जोर दिया जाता है, मानव मूल्य पर जोर दिया जाता है। ये मानव मूल्य,
ये मानव मूल्य पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि हर आदमी को क्या है, अधिकार है, और जनता ही क्या करती है, सरकार को चुनने का कार्य करती है। अब जो सरकार होगा, अब जो चीफ होंगे, वह वंशानुगत नहीं होगा, वो क्या होगा, इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, जब प्रजातंत्र है, जब निर्वाचन की बात होगी, जब इलेक्शन की बात होगी, इलेक्शन की बात होगी, तो क्या चाहिए, तो लोग यही उम्मीद करता है कि क्या होना चाहिए इलेक्शन, व्हाट शुड बी इलेक्शन, फेयर एंड फ्रेश, मस्ट बी फेयर एंड फ्रेश। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी फेयर एंड फ्रेश। यही कैसा होना चाहिए, फेयर एंड फ्रेश क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा भाई, एक संस्था होनी चाहिए। तो ये यदि कोई फेयर एंड फ्रेश इलेक्शन करवाने की बात करता है, तो उसके लिए तो एक संस्था होनी चाहिए। देयर मस्ट बी क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट, ये क्या होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए। बस इसी बात को ध्यान में रख करके सरकार ने निर्वाचन आयोग की स्थापना करने का ये निर्णय लिया। तो अपने यहाँ डेमोक्रेसी में जो चुनाव जो होता है, तो कहाँ चुनाव हम लोग देखते हैं भाई, तो हम लोग देखते हैं संसदीय चुनाव, हम लोग कहाँ देखते हैं, संसदीय चुनाव। कहाँ देखते हैं, विधानमंडल का चुनाव। कहाँ देखते हैं, राज्यों के क्या है भाई, पंचायत या निगमों का चुनाव, ये चुनाव। कहाँ चुनाव देखते हैं भाई, ये है राष्ट्रपति। कहाँ देखते हैं, ये है उपराष्ट्रपति। तो ये जितने भी हैं, आइदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर इलेक्शन, और राज्य में जो होता है पंचायत और निगम का जो चुनाव होता है, तो इतने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ क्या होता है, चुनाव होता है। तो स्वाभाविक बात है, इट इज़ वेरी नेचुरल मैटर इज़ दैट कि जब इतने बड़े पैमाने पर चुनाव होता है, तो उसके लिए एक संस्था चाहिए। और वो कैसी संस्था चाहिए, मस्ट बी परमानेंट। और कैसा चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहिए, जो कि क्या कर सके, फेयर एंड फ्रेश इलेक्शन करा सके। इसी बात को ध्यान में रख करके ये डेमोक्रेसी की मांग है, दिस इज़ द डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों भाई, आपने क्या कर दिया, आप प्रजातंत्र के नॉर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं, आप प्रजातंत्र के कानून दायरे में सबको ला रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके क्या चीज़ की स्थापना करने का विचार किया गया, निर्वाचन आयोग का विचार किया गया। तो हम लोग आज लिखते हैं निर्वाचन आयोग, ये लिखते हैं निर्वाचन, ये है निर्वाचन आयोग। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, नो डाउट। ये है इलेक्शन, ये क्या है, इलेक्शन कमीशन, ये है इलेक्शन कमीशन, ये निर्वाचन आयोग। तो इसमें जो परीक्षोपयोगी जो बातें हैं, उस बात को आप ध्यान से देखो। तो सबसे पहली बात, ये भाग किस भाग में है भाई, ये किस भाग में है, तो भाग है 15। और अनुच्छेद ये कितना से कितना तक दिया गया है, तो अनुच्छेद ये है 324 से लेकर 329 तक। इसमें क्या कर दिया गया है, वर्णन कर दिया गया है। ये क्या किया गया है, वर्णन कर दिया गया है। ये वर्णन ये किया गया है। ये क्या है, मेंशन्ड, ये है मेंशन्ड विद इन दिस आर्टिकल, विद इन दिस, ये क्या है, विद इन दिस आर्टिकल्स, इन आर्टिकल के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया है, ये वर्णन कर दिया गया है। तो कितना है भाई, ये भाग है, पार्ट है 15 है, और अनुच्छेद कितना है, 324 से 329 है, और ये सब का वर्णन किया गया है। तो जैसे ही ये आर्टिकल के अंतर्गत आ गया, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाती है भाई, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये क्या हो जाता है, अस्थाई संवैधानिक संस्था हो जाती है। ये क्या हो जाती है, अस्थाई संवैधानिक, ये क्या है, ये संस्था है, ये अस्थाई संवैधानिक संस्था है।
परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये क्या है? परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ये क्या हो जाता है? ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी हो जाता है। ये अस्थाई है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, एकदम याद रखिएगा, ये संवैधानिक निकाय है, ये संविधानितर निकाय नहीं है, इसको एकदम याद रखना है। ये संविधानितर निकाय नहीं है, संविधानितर, ये संविधानितर निकाय, ये संविधानितर निकाय ये क्या है? ये नहीं है, ये संविधानितर निकाय नहीं है। नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये क्या कहता है? नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल ये क्या है? नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संविधानितर निकाय है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ये संविधानितर निकाय नहीं है। तो ये क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इसका हम लोग देखते हैं स्थापना कब कर दिया गया भाई? ये है स्थापना, ये स्थापना कब कर दिया गया? तो स्थापना इनका कर दिया गया 1950 में, इनको क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। एस्टेब्लिश्ड ये क्या कर दिया गया? एस्टेब्लिश्ड ये क्या कर दिया गया? एस्टेब्लिश्ड 1950, ये 1950 में इनको क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। जब ये 1950 में स्थापित कर दिया गया तो इसका गठन कैसे होता है भाई? इसका जो हम लोग गठन देखते हैं, ये जो गठन है, ये गठन में क्या देखते हैं? इसमें होगा ये एक वन प्लस अदर्स, ये क्या कर सकते हैं? अदर्स, ये सदस्य है, अन्य सदस्य है। तो ये यहाँ पर क्या है भाई? ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये क्या है? मुख्य निर्वाचन, ये है मुख्य निर्वाचन, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इसी को हम लोग कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यही क्या कहलाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यही क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और ये जो है ये हैं अदर, क्या कह सकते हैं? ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये क्या है भाई? अन्य निर्वाचन ये क्या है? ये आयुक्त हैं। अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये अदर्स इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? तो त्रिसदस्य हैं। ये क्या है? त्रिसदस्य। ये वर्तमान समय में क्या है भाई? ये त्रिसदस्य है। ये त्रिसदस्य ये क्या है? त्रिसदस्य है। ये यानी तीन सदस्यों वाली ये क्या है? निर्वाचन आयोग है। ये त्रिसदस्य है, इसमें तीन सदस्य हैं। तो कौन कौन सदस्य हैं? एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा कौन है भाई? दो कौन है? अन्य सदस्य, यानी कहने मतलब अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है? त्रिसदस्य है। और इसमें कितने सदस्य हैं भाई? तीन सदस्य हैं। तो ये बात हमने आपसे कह दिया। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो सदस्य हैं तो ये कैसा है भाई? ये अखिल भारतीय स्तर की संस्था है। ये क्या है भाई? ये है अखिल भारतीय निर्वाचन ये क्या है? ये संस्था है, अखिल भारतीय निर्वाचन संस्था है। ये अखिल भारतीय निर्वाचन संस्था है। इसका मतलब ये है कि ये जो संस्था है ये केंद्र और राज्य के लिए समान रूप से ये क्या करवाते हैं? निर्वाचन करवाते ये समान रूप से निर्वाचन करवाते हैं ये। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है? अखिल भारतीय निर्वाचन संस्था है ये, केंद्र और राज्य के लिए। लेकिन इस जगह थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इस जगह नोट में हम आपको लिख देते हैं कि यहाँ पर जैसे कि कोई राज्य है, जैसे कि यहाँ पर नोट में हम लिख देते हैं, ये नोट है। तो नोट में है कि राज्य के यहाँ पर क्या चुनाव होता है भाई? पंचायत चुनाव। ये क्या होता है? पंचायत चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है भाई? ये निगम का चुनाव होता है। तो इस जगह आप रिमेंबर रखिएगा, इस जगह आप याद रखिएगा कि ये
निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं चुनाव जाता है, ये प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कराया जाता है। ये दोनों चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ये क्या किया जाता है? ये चुनाव कराया जाता है। इस जगह आप ध्यान से रखिएगा, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। किसका चुनाव होगा? पंचायत का चुनाव होगा, निगम का चुनाव होगा। ये नहीं कि भाई निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस जगह हम बाइफरकेट करके आपको बता दिया कि भाई ऐसी ये कभी भी गलती नहीं करिएगा कि पंचायत का चुनाव आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। यह जब कभी भी होता है, यह प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ये कराया जाता है। तो ये बात आपसे स्पष्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। अब जो ये हम अभी आपको बोले, एक पॉइंट और नोट में आप देख लीजिएगा कि 1950 से लेकर 1989 तक ये क्या रहा था भाई? ये रहा था एक सदस्य रहा। यानी निर्वाचन आयोग में जो सदस्य लोग होते थे, तो 1950 से लेकर जब से उसका गठन हुआ, 1950 से लेकर 1989 तक ये कैसा हुआ? एक सदस्य हुआ, एक ही सदस्य रहता था। अभी हमें आपको बतलाया कि 3 सदस्य होता था, हमने अभी आपसे कहा कि 3 सदस्य होता था, लेकिन यहाँ तक यदि आप देखिएगा 1950 से 1989 तक तो मात्र क्या होता था? एक सदस्य होता था। लेकिन इसी बीच क्या कर दिया गया? इसी बीच यहाँ पर एक थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई, और वो तब्दीली क्या कर दिया गया कि 18 वर्ष 21 वर्ष से जो पहले था कि निर्वाचन में जो चुनाव में जो भाग ले सकते हैं, 21 वर्ष वाले जिनकी 21 वर्ष पूरी हो जाती थी वो जा कर के भाग लेते थे। तो 21 वर्ष से घटा करके ये कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष क्या कर दिया गया कि भाई जो 18 वर्ष के जो लड़के हैं वो मेजर माना जाएगा। ये 18 वर्ष का जो है ये क्या माना जाएगा? ये मेजर माना जाएगा, और इसको चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा। ये चुनाव में इनको क्या होगा? भाग लेने का ये क्या होगा? ये अधिकार, ये चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा। तो स्वाभाविक बात है कि जब 21 वर्ष था, अब कर दिया 18 वर्ष, तो जो मतदाता की संख्या थी वो कई गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? मतदाता की संख्या कई गुना बढ़ गया। यहाँ मतदाता की संख्या क्या हो गया? मतदाताओं की संख्या में ये वृद्धि हो गई। ये वृद्धि हो गई। इसी बात को ध्यान में रख करके कि क्या कर दिया गया, और ये कितना में कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन के तहत। एकदम याद रखना है कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष मत देने की जो उम्र किया गया था वो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये कर दिया गया था कि 18 वर्ष का लड़का भी क्या दे सकता है? अपना मत दे सकता है, निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो ये बात ये कर दिया गया था। तब मतदाता की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इसी बात को ध्यान में रख करके क्या कर दिया गया? 1993 में ये क्या कर दिया गया? 2 सदस्य बढ़ा दिया गया। दो अन्य सदस्य क्या कर दिए गए? बढ़ा दिए गए। इसका मतलब क्या हो गया? 1+2। तो 1 क्या हो गया भाई? एक क्या हो गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया। ये मुख्य निर्वाचन ये क्या हुआ? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया। और 2 क्या हो गया? अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गया। अन्य निर्वाचन ये क्या हो गया? ये आयुक्त हो गया। तो ये बात 1993 में ये कर दिया गया, ताकि ये जो दोनों
ये जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्या कर सके, उनके कार्यों में मदद कर सके, इसी बात को ध्यान में रख करके इसको क्या बना दिया गया, 1993 में क्या बना दिया गया, त्रिसदस्यीय बना दिया गया। अब इस जगह देखिए, अब इसकी नियुक्ति के संबंध में देखिए, इसकी यदि हम नियुक्ति देखते हैं तो नियुक्ति किसको कौन करते हैं भाई, तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये निर्वाचन आयुक्त, ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो ये सबों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये है बाय द प्रेसिडेंट, ये क्या हो जाएगा, ये बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के द्वारा ये क्या किया जाता है, चुनाव, ये दोनों की ये नियुक्ति की जाती है। अब सवाल यहाँ पर है उम्र का है, यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं, ये उम्र का बात देख लेते हैं, ये उम्र का। तो यहाँ पर कौन कौन है, तो यहाँ पर दो हैं। एक कौन है भाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये कौन है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अन्य निर्वाचन, ये क्या हैं, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। यहाँ पर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पर क्या है भाई, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर क्या है भाई, अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये है अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये क्या है, अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये अदर इलेक्शन कमिश्नर है। तो यहाँ हमको ये देखना है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसका उम्र कितना होता है। तो इसका जो कार्यकाल, इसका पहले आप कार्यकाल देख लीजिए, ये कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। और उम्र इसका देख लीजिए, ये उम्र हो जाएगा 65 वर्ष, ये 65 वर्ष। इसका ध्यान रखिएगा, अटेंशन प्लीज़, हम बोल रहे हैं वंस अगेन, लुक इट, कार्यकाल होगा 6 वर्ष और उम्र कितना हो जाएगा, 65 वर्ष। यही चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त में यहाँ पर देखिएगा, तो इनका कार्यकाल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 वर्ष, और उम्र इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 62 वर्ष। ये ध्यान से रखिएगा, ये है 62 वर्ष, यहाँ पर है 65 वर्ष, लेकिन कार्यकाल दोनों का क्या है, सेम है। इसलिए अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो उम्र होगा वो अधिकतम उम्र होगा, मैक्सिमम एज ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर वो होगा 62। व्हेनेवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज शुड बी और विल बी कितना होगा, 65 ईयर्स, ये 65 वर्ष होगा। इस जगह हमने आपको ध्यान दिलवा दिया। अब यहाँ पर है वही पुरानी बात है, वंस अगेन आई एम सेइंग यू ओल्ड मैटर्स, ये वही है कि इन दोनों में से यानी 65 वर्ष या 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष क्या हो गया, कार्यकाल, ये है कार्यकाल, और 65 वर्ष क्या हो गया, ये उम्र। किसके संबंध में हो गया, चीफ इलेक्शन के संबंध में हो गया। और अदर में यदि हम लोग देखें तो 62 वर्ष और क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। तो इन दोनों में से जो पहले पूरा होगा उसे ही मान लिया जाएगा। यदि मान लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल अभी 2 वर्ष बचा ही था और जाकर के 65 वर्ष उनका उम्र हो गया, तो भाई वो हट जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अदर में यदि देखते हैं कि भाई 62 वर्ष उनका पूरा हो गया और 6 वर्ष में अभी बाकी ही था, 4 वर्ष हुआ था, तो भाई वो हट जाएंगे। कहने का मतलब इन दोनों में से या तो उम्र और कार्यकाल में से जो पहले पूरा होगा उसी को ही क्या दे दी जाएगी, मान्यता दे दी जाएगी। तो ये बात आपने देख लिया। अब सैलरी की बात रही भाई, हम तो बराबर कहते हैं कि वेतन की बात कहते हैं, ये वेतन की बात कहते हैं, ये सैलरी की बात कहते हैं कि बिना सैलरी का तो कुछ हो नहीं सकता है, बिना पैसे का तो कुछ हो नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, मे बी एनी पर्सन, आइदर टीचर, फिलोसफर, डॉक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर और कोई भी कॉमन मैन आइदर और स्टेट्समैन। दैट इज़ नॉट मीनिंग इज़ दैट पैसा चाहिए,
बिना पैसे का कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो भाई सैलरी भी तो उसको चाहिए, तो सैलरी कितना मिलता है भाई? तो सैलरी संविधान में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनका क्या होगा? इनका वेतन होगा। किसके समान होगा वेतन भाई? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, लाइकवाइज उसका क्या होगा? ये सैलरी होगा। तो जब वेतन होगा तब वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो कहता है भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। भारत की क्या दिया जाएगा? संचित निधि से प्रदान किया जाएगा। ये भारत की ये संचित निधि से इनको क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। कंसोलिडेट फंड से दिया जाएगा, इंडियन कंसोलिडेट फंड से दिया जाएगा। किनको सैलरी दिया जाएगा? ये जो निर्वाचन आयुक्त लोग हैं इनको सैलरी दिया जाएगा। अब हटाने की बात है भाई, इसको हटाया कैसे जाएगा? ये हटाने की बात है, ये हटाने की बात। तो वही बात फिर से कहा गया है वंस अगेन कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस विधि से हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ये सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस विधि या प्रक्रिया से हटाया जाता है वही प्रक्रिया इन पर लागू होगी। इन पर क्या होगी? ये लागू होगी। कहने का मतलब इन्हें भी क्या किया जाएगा? ये महाभियोग के द्वारा इन्हें भी हटाया जाएगा। तो ये हटाने की प्रक्रिया हम लोगों ने इसका देख लिया। अब मुझे ये देखना है कि इसका भाई कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होगा। इसका कार्य हम लोग देखते हैं। कार्य इसका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला बात देखते हैं, इलेक्शन की अधिसूचना जारी करना, यानी निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना। निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना कि भाई कौन दिन से निर्वाचन होगा, निर्वाचन का डेट जो तय किया जाएगा वो इन्हीं के द्वारा तय किया जाएगा। सेकंड बात, ये क्या किया जाएगा भाई? आचार संहिता ये क्या किया जाएगा भाई? आचार संहिता ये क्या किया जाएगा? ये लागू किया जाएगा। आचार संहिता ये क्या किया जाएंगे? लागू किए जाएंगे। कहने का मतलब ये जिस दिन से आचार संहिता लागू कर देंगे उस दिन से यह बात तय हो जाएगा कि उस दिन से कोई भी कार्य सरकार लाभ को ध्यान में रख करके पब्लिक को यानी मतदाता को लुभाने की प्रक्रिया यानी ध्यान में रख करके वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है। यानी इसे क्या कर सकते हैं? कोई नौकरी की बहाली कि भाई हम बहाली देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकता है। या ये नहीं कर सकता है कि लोगों के बीच में मिठाई बंटवाना, कपड़ा बंटवाना या पैसा बंटवाना या इस प्रकार का कोई कार्य वो नहीं कर सकते हैं। यदि वो ऐसा करते हैं इसका मतलब है कि आचार संहिता का वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो आचार संहिता ये लागू करेंगे। तीसरा बात हम लोग देखते हैं, ये क्या कर सकते हैं भाई? जो दल है, राजनीतिक दल के बीच चुनाव चिन्ह का ये क्या करते हैं भाई? बंटवारा करते हैं। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करते हैं। क्या चाहिए? मान लेते हैं कि कोई पार्टी है, वो पार्टी टूट गई तो उस हिसाब से जो चुनाव चिन्ह है वो किसके पक्ष में जाएगा? तो ये बात इनके द्वारा फैसला किया जाता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी में हुआ था कि भाई जब समाजवादी पार्टी टूट गया तो उसमें जाकर के साइकिल के चिन्ह को लेकर के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में झंझट चला। अंत में साइकिल किनको मिला भाई? उनके बेटे अखिलेश जी को मिला साइकिल। उसी प्रकार से झारखंड में चुनाव में हुआ था, तीर को लेकर के ये चुनाव हुआ था, तीर धनुष को लेकर के चुनाव माने विवाद उत्पन्न हो गया था। तो भाई उसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तीर धनुष चिन्ह मिलेगा, अन्य को नहीं मिलेगा। तो ये बातें, इस प्रकार की बातें यहाँ पर किया जाता है। या यदि कोई अन्य पार्टी के लोग हैं तो उनको क्या चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, ये यही निर्णय करते हैं। तीसरी बात,
यदि चुनाव में किसी प्रकार का झंझट होता है, चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय ये कौन करते हैं भाई? चुनाव आयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? आयोग करते हैं। किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसमें ये चुनाव आयोग ही करते हैं। और यदि देखें कि विधायक संबंधी, ये माने क्या कह सकते हैं, जो कैंडिडेट संबंधी, जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, कोई ये कह सकते हैं कि कोई कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट का जो उम्र संबंधी विवाद है, उम्र संबंधी ये विवाद है, इसका भी फैसला कौन करते हैं? ये निर्वाचन आयोग करते हैं। ये कौन करते हैं? ये निर्वाचन आयोग करते हैं। उम्र संबंधी फैसला भी निर्वाचन आयोग करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि किसी को उम्र चाहिए, मिनिमम उम्र चाहिए 25 वर्ष, और किसी का उम्र यदि 23 साल ही हो, 22 साल हो, और वो चुनाव जीत गया हो, तो इस अवस्था में यह मामला निर्वाचन आयोग के पास आएगा और ये तय किया जाएगा कि भाई ये चुनाव कैंसिल कर दिया जाए या इस पर कार्रवाई की जाए। तो उम्र संबंधी विवाद भी ये कौन करते हैं? ये फैसला ये यही करते हैं। कौन करते हैं? निर्वाचन आयुक्त करते हैं। ये क्या करते हैं? मतदाता सूची तैयार करते हैं भाई। ये मतदाता ये सूची ये क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? निर्वाचन आयोग के संबंध में हम लोगों ने देखा, और यही सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं, और इन बातों को आप अच्छे तरीके से देखिए, और इसे देखने से आपका कल्याण होगा। आप अपने मित्रों से कहिए देखने के लिए। क्यों? ये क्या है? कल्याणकारी चीज़ है। ये आदि मंगल है, मध्य मंगल है और अंत मंगल है। और अपने मित्रों से कहिए, या आप जो हैं उनसे कहिए कि भाई इसको देखें, पढ़ें और अपना भविष्य क्या करें, बनाएं। और मेरे यदि वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप उनको सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो कि काम आवे। कभी भी नीरस होकर के, मन में अवसाद रख करके मत पढ़ो। एकदम उत्सुक होकर के पढ़ो। पढ़ाई को बोझ मत मानो। ऐसा लगे कि और मैं पढ़ूं, अभी पढ़ाई में कमी हो गई है। ऐसा नहीं लगे कि भाई अब बहुत पढ़ लिया, अब मेरा मन, दिल, दिमाग दबे जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पढ़ाई वही सफलीभूत होती है जो कि उत्साह के साथ पढ़ी जाती है, जिसमें उमंग है, उत्साह है, वही पढ़ाई सफल होती है। तभी आपको थकान महसूस नहीं होगा। और यदि आप सोचते हैं कि अब मैं बहुत पढ़ लिया, तो उस अवस्था में आपको क्या होगा? थकान महसूस होगा। और ऐसी पढ़ाई किसी काम की चीज़ नहीं होती है। यह कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। भविष्य में इसका कोई क्या कह सकते हैं, उचित सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट टू ऑल वन हु आर सीइंग माय वीडियो, वो ज़रूर उत्सुकता के साथ पढ़ें, हृदय से पढ़ें, खुशी खुशी पढ़ें, मन में मलाल रख करके ना पढ़ें। ऐसा करने से आपका क्या होगा? लक्ष्य अवश्य क्या होगा? आप भेद सकेंगे। अपने निर्धारित लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे, ऊंचाई को आप प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाएंगे और आपका जीवन क्या होगा? सफल होगा। धन्यवाद।